जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का सेकंड महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने एक क्लास देख ली है, अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी। आपको बताया गया है कि हर सब्जेक्ट हर एक पेपर का आपको 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास दिया जाएगा, जिसमें आपको हाफ सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकें, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कोई भी डाउट रहे पूरा लेक्चर देखने के पश्चात तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है बजट की परिभाषा दीजिए। क्लाउडन के अनुसार बजट केवल आय एवं व्यय का सामान्य संतुलन स्थापित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए कर एवं व्यय के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। क्लाउडन महोदय द्वारा दिए गए इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं, मतलब बजट जो है उनका मानना है कि आय और व्यय, मतलब हम कितना कमा रहे हैं, कितना हम उसका खर्च कर रहे हैं, इसी का संतुलन बनाने के लिए यह बजट नहीं बनता है, बल्कि उसके विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने के लिए और अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए एक प्रकार से यह व्यवस्था उपयोग में लाई जाती है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अच्छे बजट के कोई 3 सिद्धांत बताइए। सबसे पहला संतुलित बजट, दूसरा यथार्थवादी बजट और तीसरा है वार्षिक बजट। ये 3 जो है सिद्धांत अच्छे बजट के माने जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, बजट के कितने प्रकार हैं। बजट के 3 प्रकार जो हैं वह घाटे के बजट, बचत के बजट और संतुलित बजट। 3 प्रकार के बजट होते हैं। कौन कौन से? घाटे के बजट, बचत के बजट और संतुलित बजट। यह 3 प्रकार के बजट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बजट को किन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला तो बजट निर्माण होता है, दूसरा संसद द्वारा बजट की स्वीकृति होती है और तीसरा जो है बजट का क्रियान्वयन होता है। अर्थात सबसे पहले बजट जो है वह बनाया जाता है, उसके बाद संसद में उसे प्रस्तुत किया जाता है और वह स्वीकृत जब हो जाता है तब उसका जो है क्रियान्वयन उस बजट का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, संसद में बजट की स्वीकृति के लिए किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। संसद में बजट की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित स्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला कौन सा? बजट का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले बजट को निर्माण करने के बाद जो है प्रस्तुत किया जाता है, फिर बजट पर सामान्य चर्चा होती है, लेखा अनुदान उसका बनता है, मांगों पर वाद विवाद होता है, विनियोजन विधेयक पर विचार किया जाता है, वित्त विधेयक की स्वीकृति ली जाती है। यह सभी जो है एक प्रकार से संसद के बजट की स्वीकृति के लिए स्थिति होती हैं। जैसे बजट जब बन जाता है उसकी स्वीकृति जो हम संसद से लेते हैं वह किस प्रकार से, उसका क्या प्रक्रिया होता है। सबसे पहले जब बजट बनती है तब उसको उनके सामने संसद में जो है प्रस्तुत करते हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर बजट पर जो बना होता है उस पर सामान्य चर्चा की जाती है, लेखानुदान उसमें देखे जाते हैं, मांग जो उसमें विभिन्न रहती हैं उस पर वाद विवाद किए जाते हैं, विनियोजन विधेयक पर विचार होता है, फिर वित्त विधेयक की स्वीकृति उस पर आती है। अगला प्रश्न हमारा है, लेखानुदान क्या है। लेखानुदान अनुमानित व्यय के संबंध में संसद द्वारा अग्रिम अनुदान है, जो बजट की नीति अपनाए बिना ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक भाग के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न, बजट में सरकारी लेखों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। बजट में सरकारी लेखों को मुख्यतः 4 भागों में, पहला कि राजस्व, दूसरा पूंजी, तीसरा होता है ऋण और चौथा होता है जमा राशि। ये 4 जो है बजट को एक प्रकार से सरकारी लेखा में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से? स्थायी व्यय और न्याय व्यय। अगर हम प्रश्न देखेंगे, निष्पादकीय बजट से क्या अभिप्राय है। निष्पादकीय जो बजट होता है वो वित्तीय प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है। इसमें मदों की अपेक्षा कार्यों अथवा क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। यह इस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और कार्यों को निष्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न, निष्पादकीय बजट के हम 2 लाभ देखेंगे। कौन कौन से लाभ होते हैं निष्पादकीय बजट के। यह विधानमंडल द्वारा बजट का अच्छी प्रकार से पुनरावलोकन एवं मूल्यांकन करने में सहायता देता है, और दूसरा है गृह लेखा परीक्षण को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनाता है। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं।
जिससे आपको पेपर में देखने को सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, जैसे कि कुछ लोग हैं फर्स्ट वीडियो देख लेते हैं, सेकंड या तो देखते हैं और फिर फर्स्ट नहीं देख पाते हैं। दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपके लिए सुविधा दी गई है, नोट्स दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर आप भेजा जाता है जो वीडियो देखने के बाद नोट्स से रिविज़न करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लेखा परीक्षण किसे कहते हैं? लेखा परीक्षण एक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि प्रशासन ने विधायिका द्वारा स्वीकृत राशि में से अधिक तो खर्च नहीं किया है तथा व्यय विधायिका के आदेशानुसार हुआ है, अर्थात विधायिका के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं, अधिक को खर्च नहीं किया गया है। इस सब चीज़ों की जांच किससे की जाती है? लेखा परीक्षण द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है, बजट अनुमान के प्रपत्र में कितने एवं कौन से शीर्षक होते हैं? पहला, विनियोगों के शीर्ष तथा उपशीर्ष। दूसरा, वर्तमान व्यय के स्वीकृत अनुमान। तीसरा है, गत वर्ष के वार्षिक आय का व्यय देखा जाता है। वर्तमान व्यय के संशोधित अनुमान देखे जाते हैं। आगामी वर्ष के बजट अनुमान देखे जाते हैं और घटी बढ़ी का विस्तार उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विनियोग विधेयक का क्या उद्देश्य है? इस विधेयक का उद्देश्य वह राशि विभागों को उपलब्ध कराना होता है जो राशि अनुदान के रूप में सदन द्वारा स्वीकृत की गई हैं और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात शासन को खर्च का कानूनी अधिकार एक प्रकार से मिल जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 13वां, बजट की परिभाषा दीजिए। क्लाउडन के अनुसार हम देखेंगे, हमने यह जो परिभाषा है इसको हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है, अच्छे बजट के 3 सिद्धांत भी हमने देख लिए हैं, बजट के 3 प्रकारों को भी देख लिया है, 3 प्रक्रिया जो होती है यह भी। 17वां प्रश्न ये देखिए सब रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, लेखानुदान भी हमने देख लिया है और फिर बजट में सरकारी लेखा क्या कहा जाता है? नवीन लोक प्रशासन से हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? नवीन लोक प्रशासन में क्या नवीनता है? नवीन लोक प्रशासन जो है मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्योजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, प्रशासन, गरिमा आदि का समर्थन करता है और 4 प्रमुख बातों जैसे कि प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता तथा परिवर्तन को नवीन लोक प्रशासन के लेखन में खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नवीन लोक प्रशासन की 2 विशेषताएं बताइए, कौन कौन सी हैं? पहला है, नवीन लोक प्रशासन ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देता है। दूसरा है, नवीन लोक प्रशासन जो है वह उत्पत्ति नागरिकों के हित में हुई है, अर्थात जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है? नागरिकों के हित के लिए हुई है। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, नवीन लोक प्रशासन को मान्यता कब प्राप्त हुई? 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ नए लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, नवीन लोक प्रबंध कब अस्तित्व में आया है? नवीन लोक प्रबंध जो है वह 1990 के दशक के प्रारंभ में अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न हमारा, नव लोक प्रबंध में 3ES क्या है? 3ES मतलब 3E के जो ये है लोक प्रबंध में 3E है, यह किस चीज़ को बताता है, इंडिकेट करता है? तो फर्स्ट ही इफ़िशियंसी जो कि अर्थात कार्यकुशलता पर बल, दूसरा है इकोनॉमी अर्थात मितव्ययिता पर बल और तीसरा है इफेक्टिवनेस अर्थात प्रभावकारिता पर बल। अगला प्रश्न हमारा, सुशासन के क्या लक्षण हैं? सुशासन किसे कहते हैं? डेविन ओसबॉर्न और टेड गैबलर के अनुसार सुशासन के निम्नलिखित लक्षण हैं, कौन कौन से? उत्प्रेरक सरकार, समुदाय आधारित सरकार, प्रतिस्पर्धी सरकार, सेवा प्रयोजित सरकार, परिणामोन्मुखी सरकार, ग्राहकोन्मुखी सरकार और उद्यमी सरकार, पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार और विकेंद्रित सरकार एवं बाजारोन्मुखी सरकार, ये सभी जो है सुशासन के लक्षण माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक ने गवर्नेंस के कितने विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया है? विश्व बैंक ने गवर्नेंस के 3 विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया है। पहला है राजनीतिक सत्ता का प्रकार, दूसरा है विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया और तीसरा है नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों की संरचना हेतु सरकार की क्षमता। यह सभी जो है पहलू विश्व बैंक ने गवर्नेंस के लिए रेखांकित किए हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक नीति किसे कहते हैं? रॉबर्ट आइस्टोन के अनुसार सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध जो है वह लोक नीति कहलाता है। जो सरकारी वर्ग है उसका अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उससे उनका जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? लोक नीति कहलाता है। लोक नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो पहली विशेषता है लोकहित पर आधारित नीति यह होती है और दूसरा है सरकार संस्थाओं द्वारा बनाई गई नीति होती है।
कौन कौन सी विशेषता है? यह पहली बात तो लोकहित पर आधारित यह नीति होती है, जो लोक नीति होती है, और दूसरा है सरकार संस्थाओं द्वारा बनाई गई जो नीति होती है वह लोक नीति होती है। अगला प्रश्न हमारा, लोक नीति के प्रमुख प्रकार बताइए। पहला है तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ, दूसरा है नियंत्रक नीतियाँ, तीसरा है वितरक नीतियाँ और चौथा है पुनः वितरक नीतियाँ। यह जो है लोक नीति के प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विकास प्रशासन का क्या अर्थ है? विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया जा सकता है। कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक कुशल साधन के रूप में अधिक महत्व देते हैं। कई विद्वान इसे प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची मानते हैं। और विकास प्रशासन जो है वह सामान्य अर्थ में आर्थिक विकास की योजना बनाने तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए साधनों को प्रवृत्त करने तथा बांटने का कार्य करता है। हंटिंगटन ने संक्षेप में बताया है कि युक्तिकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, प्रजातंत्रीकरण तथा जन सहभागिता में राजनीतिक विकास को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, विकास प्रशासन के प्रमुख तत्वों के लक्षण का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से प्रमुख तत्व अथवा लक्षण हैं? वह है परिवर्तन मुखी होता है। परिवर्तन मुखी कौन होता है? विकास प्रशासन जो है। लक्ष्य उन्मुखी होता है, प्रगतिशीलता उसमें होती है, नियोजन बताता है, नवाचार रहता है, प्रशासन तंत्र में लचीलापन होता है, सहभागिता होती है, लाभ भोगी अभिमुखीकरण होता है और प्रभावी एकीकरण इसमें हमें देखने को मिलता है। तो विकास प्रशासन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वह परिवर्तन उन्मुखी होता है, वह परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार होता है, अच्छे परिवर्तन के लिए, अर्थात जो हित में हो जनता के। दूसरा है लक्ष्य उन्मुखी, और लक्ष्य जो प्राप्त कर ले उसकी तरफ वो बढ़ता है। इसी प्रकार ये निम्न 9 लक्षण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाई पानिंदिकर ने विकास के कितने लक्षण बताए हैं? पाई पानिंदिकर ने विकास के 6 लक्षण बताए हैं। पहला परिवर्तन उन्मुख, परिणाम या लक्ष्य उन्मुख, नागरिक भागीदारी उन्मुख और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता अभिमुख, ग्राहक अभिसुख और समय अभिसुख। यह सभी जो हैं पाई पानिंदिकर ने विकास के लक्षण बताए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रशासनिक विकास का क्या अर्थ है? प्रशासनिक विकास प्रशासन का एक अनिवार्य परिणाम है। प्रशासनिक विकास का अर्थ है कि निर्धारित प्रगतिशील नवीनतापरक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य और क्षमता बढ़ाना, यह प्रशासनिक विकास का अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह कौटिल्य हैं। इन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। आपको बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए कहीं पर चाणक्य नाम दे देगा, कहीं पर कौटिल्य नाम दे देगा, कहीं पर विष्णुगुप्त। तो यह तीनों किस एक ही लोग के नाम हैं जो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में तीर्थ किसे कहते हैं? मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई है जिन्हें तीर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुप्त काल में न्यायालयों की कितनी श्रेणियां थीं? गुप्त काल में न्यायालयों की 4 श्रेणियां थीं, जिसमें से कुल श्रेणी युग व राजा का न्यायालय। इन श्रेणियों में राजा का निर्णय अंतिम निर्णय और सर्वमान्य होता था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में दीवान अर्ज क्या था? सल्तनत काल में दीवान अर्ज जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक विभाग था और इस विभाग का अध्यक्ष जो है आरिज मुमल्लिक था कहलाता था। अर्थात जो दीवान अर्ज एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक विभाग था, तो और इसके अध्यक्ष जो होते थे उसे क्या कहता था? आरिज मुमालिक। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर, मुगल साम्राज्य के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख विभागों के नाम का उल्लेख कीजिए। मंत्रिपरिषद के प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं, जैसे कि वजीर, दीवाने आला, मीर बख्शी, खाने समा, सदर सुदूर, मुहातसिब, मीर आतिश, काजी उल कुजात और दरोगा ए डाक चौकी। यह सभी जो हैं मुगल साम्राज्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विभाग माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुगल शासन व्यवस्था में प्रांत कितने भागों में विभक्त था? तो यह 3 भागों में विभक्त था। कौन कौन से? सरकार, परगना तथा ग्राम। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर, सन 1919 की स्मिथ कमेटी के सुझाव पर सचिवालय के पुनर्गठन में कितने विभाग बनाए गए? पुनर्गठित सचिवालय में कुल 11 विभाग बने, जिनके नाम इस प्रकार हैं कि जैसे कि गृह विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग, सैन्य विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, रेल विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, व्यवस्थापन विभाग, राजस्व तथा कृषि विभाग। यह कुल मिलाकर 11 विभाग बनाए गए थे पुनर्गठित सचिवालय में। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई?
सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना एक प्रकार से की गई। इस प्रकार से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे आपको यहाँ पर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको बता दिया गया। बस आप अच्छे से सुनिए और उसके बाद जो है टेलीग्राम पर दिए गए नोट्स का रिवीजन कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रहिए, आपके साथ हमें आपकी तैयारी की हम बेहतरीन तरीके से कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।